शिक्षा दर्शन के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे आदिकाल का नामकरण और सीमांकन के विषय में। तो वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। आदिकाल का नामकरण और सीमांकन। आदिकाल की अनेक समस्याओं में सर्वप्रथम तो उनके नामकरण की ही है। सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने कालों के नामकरण का कार्य किया। तत्पश्चात मिस्र बंधुओं को यह श्रेय प्राप्त हुआ। दोस्तों, आदिकाल के नामकरण की अनेक समस्याएं सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने कालों के नामकरण का कार्य किए हैं। उसके पश्चात मिस्र बंधुओं को नामकरण का श्रेय जाता है। इसके बाद रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा अन्य परवर्ती विद्वानों ने नामकरण का प्रयास किया। दोस्तों, मिस्र बंधु के बाद रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा अन्य परवर्ती विद्वानों ने नामकरण का प्रयास किया है। हिंदी साहित्य का प्रारंभ काल, जिसे आदिकाल, वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल आदि अनेक संज्ञाओं से विभूषित किया गया है। हिंदी का सबसे अधिक विवादाग्रस्त काल है। शायद ही भारत के साहित्य के इतिहास में इतने विरोधों का युग कभी आया हो। दोस्तों, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल, जिसे आदिकाल, वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल आदि अनेक नामों से विभूषित है, हिंदी का सबसे अधिक विवादाग्रस्त काल है। शायद ही भारत के इतिहास में इतने अंतर्विरोधी का युग कभी नहीं आया हो। इस कालावधि 10वीं से 19वीं शताब्दी मानी गई। विभिन्न विद्वानों ने इसका नामकरण इस प्रकार किया है। दोस्तों, इसका जो काल अवधि है वह 10वीं से 19वीं शताब्दी है और विभिन्न विद्वानों ने इस काल का नामकरण इस प्रकार से किए हैं। पहला है ग्रियर्सन ने इसे चारण काल नाम दिया। दूसरा मिस्र बंधु ने इसे प्रारंभिक काल कहा। तीसरा रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने आदिकाल अथवा वीरगाथा काल दिया है। राहुल संकृत्यान, सिद्ध सामंत काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीजाप्पन काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि काल, राम कुमार वर्मा संधि काल एवं चारण काल। दोस्तों, इन सभी विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने विभिन्न कालों के नामकरण का कार्य किया। उन्होंने आरंभिक काल को चारण काल नाम दिया, पर इनके पक्ष में वो ठोस तर्क नहीं दे सके। वे हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 643 ईस्वी से करते हैं, पर इसके पक्ष में किसी प्रवृत्ति का उल्लेख नहीं कर सके। दोस्तों, जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले कालों के नामकरण का कार्य किया है। उन्होंने प्रारंभ में साहित्य के इतिहास को 643 ईस्वी से माना और इसके पक्ष में किसी भी प्रवृत्ति का उल्लेख उन्होंने नहीं किया है। वस्तुतः इस प्रकार की रचना 1000 ईस्वी के बाद से ही मिलती है, अतः यह नामकरण अनुपयुक्त प्रतीत होता है। वस्तुतः जो इस प्रकार की रचनाएं 1000 ईस्वी के बाद ही मिलती है, इसलिए यह नामकरण अनुपयुक्त प्रतीत होता है। मिस्र बंधुओं ने इस काल को प्रारंभिक काल कहा तथा उन्होंने अपने ग्रंथ में हिंदी भाषा को आधार बनाते हुए इस कालखंड विशेष को पूर्ण प्रारंभिक हिंदी, चंद्रपूर्ण की हिंदी, रासोकाल, उत्तर आरंभिक हिंदी आदि नाम दिए हैं।
दोस्तों मिस्र बंधु ने इस काल को प्रारंभिक काल कहा है तथा उन्होंने अपने ग्रंथ में हिंदी भाषा को आधार बनाते हुए इस कालखंड विशेष को पूर्ण प्रारंभिक हिंदी, चंद्रपूर्ण की हिंदी, रासो काल, उत्तर आरंभिक हिंदी काल आदि नाम दिए हैं, पर इनमें कोई भी नाम इस संपूर्ण कालखंड का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तत्पश्चात आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास के इस काल का नाम वीर गाथा काल रखा। इस नाम के विषय में वे स्वयं लिखते हैं, आदिकाल की दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर की रचना दोहों में मिलती है। इन अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप से बंधती हुई पाते हैं। दोस्तों, मिस्र बंधु विनोद के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंड का नाम वीर गाथा काल दिया। इस नाम के विषय में वे स्वयं लिखते हैं कि आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्षों के भीतर रचना की किसी विशेषता का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलते हैं। इन निर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों का आक्रमण आरंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति का एक विशेष रूप में बंधे हुए रूप में वर्णन करते थे। बंधे हुए पाते थे। राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध रासों के नाम से पाए जाते हैं। दोस्तों, राजा के आश्रय में रहकर के कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम और उनके चरित्र या गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध रासों के नाम से पाए गए, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। उन्होंने 12 पुस्तकों के आधार पर यह नाम दिया है, किंतु केवल इन आधार पर यह नाम देना उचित नहीं है। इस काल में वीर काव्य के अतिरिक्त धार्मिक, श्रृंगारिक और लौकिक साहित्य की रचना हुई। वीर गाथा काल नाम देने से इस प्रवृत्तियों की उपेक्षा हो जाती है। दोस्तों, उन्होंने 12 पुस्तकों के आधार पर यह नाम दिया है, लेकिन अतिरिक्त धार्मिक, श्रृंगारिक और लौकिक साहित्य की भी रचना हुई है, और वीर गाथा नाम देने से इस प्रवृत्ति की उपेक्षा हो जाती है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल का नाम बीजप्पन काल रखा। उनका मानना था कि इस काल में पूर्ववर्ती अपभ्रंश की साहित्यिक प्रवृत्तियों का ही विकास हुआ, परंतु तात्कालिक साहित्यिक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए भी यह नाम पुनरावृत्ति है। यह नाम उपयुक्त नहीं होगा। दोस्तों, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल का नाम बीजप्पन काल दिया है। उनका मानना था कि इस काल में पूर्ववर्ती अपभ्रंश की साहित्यिक कृतियों का ही विकास हुआ है, परंतु तत्कालीन साहित्यिक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए यह नाम उपयुक्त नहीं ठहरता है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा दिया गया नाम वीर काल भी इसी की पुनरावृत्ति है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदि काल नाम दिया है। दोस्तों, विश्वनाथ प्रसाद जी के द्वारा वीर काल
दिया गया नाम वीरकाल भी इसी की पुनरावृत्ति है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे आदिकाल नाम दिया है, लेकिन उन्होंने आदिकाल के अंतर्गत धार्मिक रचनाओं का भी समावेश किया है। उन्होंने इस काल की श्रृंगारिक प्रवृत्तियों वाली रचनाओं व लौकिक काव्य के आधार पर आदिकाल नाम दिया है। उन्होंने जो है इस काल को श्रृंगारिक प्रवृत्ति वाली रचनाओं और लौकिक काव्य के आधार पर यह नाम दिया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को 2 खंडों में विभाजित किया है, संधि काल और चारण काल। इसके बाद डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने आदिकाल को 2 खंडों में विभाजित कर दिए हैं, संधि काल और चारण काल। संधि काल जहाँ भाषा को आधार बनाकर दिया गया है, वहीं चारण काल एक वर्ग विशेष का बोध कराता है। इस नामकरण की कमजोरी यह है कि इसमें किसी प्रवृत्ति को आधार नहीं बनाया गया, अतः यह नामकरण उचित नहीं है। संधि काल जहाँ तक भाषा को आधार बना करके दिया गया है, वहीं पर चारण काल एक वर्ग विशेष को बोध कराता है। इस नामकरण की कमजोरी यह है कि इसमें किसी प्रवृत्ति को आधार बना करके नहीं किया गया है, अतः यह नामकरण उपयुक्त नहीं है। राहुल संकृत्यान के अपभ्रंश और हिंदी को एक ही भाषा मानते हुए इस काल का नामकरण सिद्ध सामंत युग किया है। सिद्ध ब्रजयानी सिद्धों की अपभ्रंश रचनाओं का प्रतीक है और सीमांत हिंदी के वीर रसात्मक साहित्य का सूचक। डॉक्टर राहुल संकृत्यान ने अपभ्रंश और हिंदी को एक ही भाषा मानते हुए इस काल का नामकरण सिद्ध सामंत युग दिया है। सिद्ध ब्रजयानी सिद्धों के अपभ्रंश रचनाओं का प्रतीक है और वह सामंत हिंदी के वीर रसात्मक साहित्य के सूचक हैं, किंतु उनका मत स्वीकार करने योग्य नहीं है। लेकिन इनका मत स्वीकार करने योग्य नहीं है। एक तो अपभ्रंश और हिंदी को एक मानना अनुचित है, क्योंकि ऐसा करने पर अपभ्रंश से विकसित अन्य भाषाएं भी हिंदी शाखाएं बन जाएगी। किंतु उनका मत स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि अपभ्रंश और हिंदी एक मानना अनुचित होगा, क्योंकि ऐसा करने पर अपभ्रंश से विकसित अन्य भाषा की शाखाएं बन जाएगी। अन्य भाषाओं की शाखाएं हिंदी बन जाएगी। दूसरे, यदि हिंदी और अपभ्रंश को एक कहा जाए तो प्राकृत व पाली को भी एक ही कहा जाएगा, अतः यह नाम भी यथातथ्य नहीं है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इस युग को आदि युग मानते हुए इनका समय 1050 से 1400 तक माना। दोस्तों, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने इस युग को आदि युग माना है और इसका समय 1050 से 1400 तक माना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1000 से 1400 तक के कालखंड को आदिकाल कहना उचित समझा। साथ ही कहा, वस्तुतः हिंदी का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस काल को 1000 से 1400 तक के कालखंड को उचित समझा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वस्तुतः हिंदी का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि वह काल कोई आदि मनोभावपन्न परंपरा निर्विमुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह ठीक नहीं है। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त और सजग सचेत कवियों का काल है। यह पाठक इस धारणा से सावधान रहें तो यह नाम बुरा नहीं है।
उक्त विवेचन से यह तो स्पष्ट है कि आदिकालीन साहित्य के लिए नामकरण तो भिन्न भिन्न प्रस्तावित हुए, किंतु समय सीमा में कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई देता। वैसा भी सर्वाधिक स्वीकृत नाम आदिकाल ही रहा है। दोस्तों, उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि आदिकालीन साहित्य के लिए नामकरण अलग अलग प्रस्तावित हुए हैं, किंतु समय सीमा में कोई विशेष अंतर नहीं दिखलाई देता है, विशेष अंतर नहीं दिखलाई पड़ता। वैसा भी सर्वाधिक स्वीकृति नाम आदिकाल ही रहा है। यद्यपि यह नाम भी इस काल की संपूर्ण साहित्यिक प्रवृत्तियों तथा लोक चित्तवृत्तियों को प्रतिबिंबित नहीं करता, किंतु यह तो स्पष्ट ही है कि प्रारंभ काल के नाम पर इनमें सभी कुछ समाहित हो जाता है। सभी परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां, विशेषताएं तथा काव्य धाराएं इनमें सहज ही समा जाती है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि यह नाम इस काल की संपूर्ण साहित्यिक प्रवृत्तियों तथा लोक चित्तवृत्तियों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं, किंतु यह तो स्पष्ट है कि प्रारंभ काल के नाम पर इनमें सभी कुछ समाहित हो जाते हैं। सभी परस्पर विरोधी प्रवृत्ति, विशेषताएं तथा काव्य धाराएं इनमें सहज ही समा जाते हैं। स्वयं शुक्ल जी ने भी यह स्वीकारा है। अतः समय सीमा और नामकरण के समग्र विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिकांश विद्वत साहित्य समाज द्वारा स्वीकृत नाम आदिकाल ही प्रमाणित एवं समर्थ नाम है। अतः यह सीमा और नामकरण के इस समग्र विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिकांश विद्वान साहित्य समाज द्वारा स्वीकृत नाम आदिकाल ही अधिक प्रमाणित और सार्थक नाम है। किसी साहित्य प्रवृत्ति तथा लोक चित्तवृत्ति को प्रतिबिंबित न करके भी यही नाम स्वीकृत किया जा सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आदि काल का नामकरण और सीमांकन के विषय में बताया हूँ। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।